अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कुदरत की अनमोल नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत हैं। इन मासूम जन्नत के फूलों और नौनहालों में कुछ बच्चे ख़ास होते हैं और जो हमारी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। पाकिस्तान में सरकारी और निजी सतह पर बाज़ तंजीमें इन माज़ूरीन और ख़ुसूसी बच्चों के मसाइल से आगाही और इनके बारे में बताने के लिए कि ताकि माशरे में इस हवाले से शोर उजागर हो इनकी फ़लाह के लिए बहुत काम कर रही हैं। इनमें एक अदारा डायरियो स्कूल एंड कॉलेज फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ भी शामिल है। चूँकि माह दिसंबर में माज़ूरीन का आलमी यौम मनाया जाता है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी स्कूल की प्रिंसिपल मुज़ना मसूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप डबल मास्टर्स हैं, यानी आपने इकनॉमिक्स और इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर ये स्पेशल बच्चों के दर से मुंसलिक होने की कोई ख़ास वजह? डबल मास्टर्स में इंग्लिश और इकनॉमिक्स में मेरी अपनी प्रोफेशनल नीड थी। उसके साथ मेरा एजुकेशन में भी मास्टर्स है और एजुकेशन का पार्ट जो है वो तमाम एजुकेशन की जो फील्ड्स हैं वो सब हैं, चाहे वो फिज़िकल एजुकेशन हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, वो तमाम एजुकेशन के पार्ट हैं। और मैंने जो साइटेड और हियरिंग स्कूल्स हैं उनमें भी काम किया है पहले, लेकिन जब ये मुझे मौका मिला तो मैंने इसको अपने लिए समझा कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं ऐसे बच्चों की खिदमत करूं जो आम तौर पे एक निगलेक्टेड माहौल से आए हुए होते हैं। बाद दफ़ा उनमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो अपना टैलेंट उस तरह उजागर नहीं कर सकते जैसे आम बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आके मैंने ख़ुद ये जज किया कि वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इतनी जो उनके चीज़ें उन लोगों के पास, एक आम बच्चे के पास वो तमाम सलाहियतें जो मौजूद होती हैं, तमाम सेंसेस मौजूद होते हैं, उसके बावजूद जो खूबियाँ उनमें नहीं पाई जाती उनसे ज़्यादा इन बच्चों में पाई जाती हैं और ये उनको बहुत निखारते हैं, संवारते हैं और उनसे बहुत आगे जाने की सलाहियत रखते हैं। तो इस वजह से फिर आगे जाके मैंने यही महसूस किया कि ये स्पेशल एजुकेशन की फील्ड बहुत अच्छी है जिसमें मुझे ज़रूर जाना चाहिए और मैंने इसमें अपना आना का कोशिश की कि मैं यहाँ पे खिदमत करूँ। अच्छा, इब्तदाई तालीम से लेके अब तक के जो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी है, इस जो पूरा आपका सफ़र है, इसके बारे में भी कुछ शेयर करें हमसे। इब्तदाई तालीम से लेके अब तक ये है कि मैंने साइंस में से किया था वैसे तो मैट्रिक, लेकिन उसके आगे मैं कॉमर्स में भी गई, इकनॉमिक्स में भी मैंने मास्टर्स किया। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी जो एजुकेशन है वो करने के साथ साथ में अपनी प्रोफेशनल मैंने वो भी शुरू कर दी। साथ में अपनी प्रोफेशन में मैं कदम रख चुकी थी जब मैं ग्रेजुएशन के बाद ही, और पहले मैंने टीचिंग की। स्टार्ट मेरा मॉन्टेसरी टीचिंग से था, इसलिए अब तक मेरा मॉन्टेसरी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। इन बच्चों के साथ भी मैं मॉन्टेसरी में सबसे पहले जाती हूँ जहाँ पे भी। और फिर उसके बाद जो है मैंने आगे जाके फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की सतह तक पढ़ाया है। फिर मैंने क्योंकि मास्टर्स किया हुआ था, एमएड, बीएड तमाम चीज़ें की हुई थी, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई थी और तकरीबन अब समझें कि 20 to 25 ईयर्स हो गए हैं कि मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही हूँ। पहले मैं वीपी थी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल हुई, फिर मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने सर्व किया और अब तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं कि मैं आईडेरियो में हूँ। आपने बच्चों के लिए निसाब भी मुरतब किए हैं ना मुख्तलिफ? जी बिल्कुल, मैंने मुख्तलिफ सिलेबस जो स्कूल के हैं उनके लिए मैंने बुक राइटिंग मेरा एक समझे कि एक मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। और उस शौक़ को पूरा करने के लिए कि मैं बच्चों के साथ रही ज़्यादा, तो मैंने बच्चों के लिए किताबें जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मैंने उनके लिए डिज़ाइन की, मुख्तलिफ़ स्कूल्स के लिए भी की, बाद में मैंने उनको पब्लिश करवाया। और फिर वो इतनी मतलब मकबूल हुई कि बहुत सारे स्कूल्स ने उनको अडॉप्ट किया। मुख्तलिफ़ बड़े पब्लिशर्स जो हैं उनके साथ वो पब्लिश हुई हैं। उन्होंने फिर न सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में बुक्स चल रही हैं। तो अभी भी लास्ट ईयर मेरी एक बुक आई है जो कि मतलब सीढ़ियाँ के नाम से जो पब्लिश हुई है, तो उसमें भी बच्चों की कहानियाँ और उनकी जो दरसी किताबें हैं उनकी सिलेबस की, उसमें वो इन्वॉल्व हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान चल रही है वो भी।
और वो यूनिफाइड सिलेबस में, बाकी जो अभी तो करिकुलम, एक यूनिफाइड करिकुलम भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने बुक्स लिखी हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, तमाम चीज़ों की लिखी हैं। तो क्योंकि मेरा बेसिक पहले इंटरेस्ट मॉन्टेसरी से था, तो मैंने मॉन्टेसरी के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि माजूरी से क्या मुराद है और उसकी कितनी इकसाम है? क्योंकि जब हम माजूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत अजीब और गरीब सा एक तसव्वुर उभरता है, तो आम अफराद के समझने के लिए बताएंगे माजूरी है क्या, से क्या मुराद है? देखिए, माजूरी मैं समझती हूँ कि ये आपकी एक आपके ख्यालात हैं। आप समझते, जो शख्स जो है अगर एक बिल्कुल उसके पास कोई चैलेंज नहीं है, ना ज़हनी ना जिस्मानी, लेकिन फिर भी वो कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो वो भी माजूर है। ठीक है ना? माजूरी जो वैसे तो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं लोग, मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, या विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इन सब कुछ चीज़ों को जो है स्पेशलाइज्ड करते हैं, माजूरी में कंसिडर करते हैं लोग। लेकिन जो बच्चे हमारे पास हैं उनके हिसाब से मुझे तो वो माजूर नहीं लगते, मुझे तो बहुत टैलेंटेड लगते हैं, आम जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे जाते हुए लगते हैं। तो माजूरी वैसे जो अगर उनको आप उनकी डिविजन्स देखें तो फिज़िकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज में होता है। फिर मेंटली चैलेंज में भी ये भी हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं उनको शिज़ोफ्रेनिया वगैरह या इस किस्म की जहनी बीमारियां होती हैं, वो भी मेंटली चैलेंज में होते हैं, लेकिन वो उसकी एक किस्म है। अगर आप उसको, इट डिपेंड्स कि हाउ यू टेक इट, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपके ख़यालात कैसे हैं, आप उस चीज़ को कैसे महसूस करते हैं, वो उसी हद तक वो शख्स माजूर होता है। अदरवाइज़ जो शख्स अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाता तो उसके लिए कोई चीज़ माजूरी नहीं है। अच्छा मैडम, ये माजूरी मजबूरी कब बनती है? मजबूरी तो जब ही बनती है ना, जब इंसान सोचे कि हम आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमारे पास कोई राह नहीं है, हम अपने आप को हैंडीकैप महसूस करते हैं कि किसी की मदद के बगैर आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर इंसान अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे और आगे जाए तो आइडेरियो तो एक इदारा है, ऐसे बहुत सारे इदारे अल्लाह ताला कोई ना कोई उनके लिए फराम कर ही देता है, कोई ना कोई मदद। अब से हम अपने बच्चों को देखते हैं कितने आगे जा चुके हैं माशाल्लाह से, और ये अब से नहीं, अब से 100 साल पुराना इदारा है, कितने बच्चे इससे पहले बड़ी बड़ी जगहों पे अभी भी मौजूद हैं, तो उनके लिए माजूरी कोई मजबूरी नहीं बनी। मैडम, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप उन बच्चों के? अभी जैसे हमारी स्कूल से ही गए हुए हैं सुल्तान शाह साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। अच्छा। अभी भी हमारे पास आजकल आते भी हैं, हमें ऑनरी टाइम देते हैं। सर सकलैन जो हैं उन्होंने PhD किया हुआ है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इंग्लैंड तक गए। हमारी एक और स्टूडेंट है सफ़ीरा, वो इंग्लैंड गई वो भी, और सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत कराची यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया, फिर PhD किया। तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अब तक इतना हमने सफ़र किया है। तो हमारे बच्चों ने कभी भी हमें मायूस नहीं किया कि वो इस इदारे ने जितना उनके साथ उनका ख्याल किया, उससे बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है इस इदारे का। तो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जो हैं, अब वैसे तो हमारे इदारे के नहीं हैं यूसुफ सलीम साहब, लेकिन बहरहाल वो भी एक ब्लाइंड है मगर जज हैं। अभी जो उनकी ही सिस्टर हैं साइमा सलीम है, उन्होंने UN में जो तकरीर की है, शी वॉज ऑल्सो ब्लाइंड। लेकिन कोई ब्लाइंडनेस या डेफनेस जो होती है वो किसी के लिए हैंडीकैप नहीं होती, वो अगर चाहें तो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया भर समेत पाकिस्तान में माजूरीन की शरह क्या है? तकरीबन 15% है मोर और लेस। तो लेकिन ये है कि ये इसके फिगर्स जो हैं वेरिएट करते हैं, कभी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फिगर्स आते हैं इसके। तो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर एक कंप्लीट एक डेटा तो अभी तक मेंटेन नहीं हुआ। अभी तक सिंध में, पंजाब में सबसे ज़्यादा इसमें शरह जो है सिंध में बहुत ज़्यादा है, और आइडेरियो बना भी सिंध में इसीलिए था कि जो लेडी आइडेरियो थी उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की थी कि सिंध में ब्लाइंडनेस बहुत है। उन्होंने हैंडीकैप्ड और क्रिपल्ड जो हैं उनको सबको देखा था, और काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ जो इसकी वजह ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं इंटर मैरिजेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। इलाज भी शुरू में इनिशियली इलाज भी हो जाते हैं, वो इलाज की भी कैपेसिटी नहीं रखते, इसलिए भी बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि अगर इसको एक प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाए तो वक्त पे बच्चों को वो ट्रीटमेंट मिल जाए तो
बहुत सी ऐसा होता है कि वो रुक भी जाती है, सही भी हो जाते हैं, बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं। कौन सा अरसा होता है कि आप इतने अरसे में अगर इलाज बच्चों को फराहम कर दें तो वो ठीक हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो 14-15 साल के होते हैं, 7th-8th क्लास में आ गए होते हैं, रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं साइटेड में, और अचानक उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनकी आई साइट चली जाती है। कोई एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ उनकी फैमिलियर भी होती है, कोई फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उनकी जेनेटिक्स में भी होता है कि आगे जाके जो है उनकी आई साइट चली जाती है। तो वो कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि इतने अरसे में इलाज हो जाता तो सही हो जाता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन द केस। अच्छा, जो पैदाइशी तौर पर होते हैं क्या उनका है मुमकिन कि वो दुनिया को देख सकें? नहीं, बहुत मतलब इसमें मैं ये कह रही हूँ ना कि डिफर्स केस टू केस। आप ये नहीं कह सकते कि इस केस में तो ये अगर पैदाइशी तौर पे था उसी वक्त इसका इलाज होता तो सही हो जाता। कोई और केस होता है, बाज़ बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पे उनकी आंखें बंद होती हैं, तो उसमें जो है या उनके होते ही नहीं है, उनका रेटिना नहीं है, उनका कॉर्निया नहीं है, तो फिर वो ऐसे बच्चों का जो है सिर्फ एक बार दफ़ा ही होता है कि उनकी पूरी सर्जरी हो जाती है, उसके बाद उनका इलाज हो जाता है। बार दफ़ा ही होता है कि किसी भी सर्जरी की सूरत में पॉसिबल नहीं होता। तो ये और बाज़ बच्चे जो है वो सही होते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उनकी बीनाई चली जाती है। जैसे मेरे पास एक बच्चा ऐसा भी आया हुआ है जो 2-2.5 साल तक बिल्कुल सही था, और उसको जो है कोई स्किन की ऐसी डिजीज़ हुई जिसके बाद उसकी पूरी स्किन पे दाने और उस किस्म के आया, उसकी बीनाई चली गई। और उसके पेरेंट्स ने भी उसके साथ बहुत कोशिश की, बहुत बाहर भी लेके गए सब कुछ, लेकिन फिर उसकी बीनाई वापस नहीं आई। जैसे शबकोरी का मर्ज़ है ना, जिसमें रात में आप नहीं देख सकते, ये भी होता है। हाँ, जो इस तरह से होते हैं सूरजमुखी वाले जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी हैं जो रात में, वो दिन में भी नहीं देख सकते। दिन में उनको जैसे सूरज की रोशनी में उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात की रोशनी में बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो जैसे कि आपने बताया कि अभी कि सिंध में इनकी शरह ज़्यादा है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये है कि मेन जेनेटिकल जो रीज़न होता है वो तो यही कहते हैं डॉक्टर्स के पे, उनकी इंटर मैरिजेस जो होती हैं, कि जैसे एक ख़ानदान के कई बच्चे ब्लाइंड होते हैं। दूसरे, सफाई का ना होना या जो पानी की ख़राबी है उसकी वजह से भी आँखों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। लोगों की सही होती हैं वो भी बाद में ख़राब हो जाती हैं। बहुत जगहों पे पीने का ही साफ़ पानी में असर नहीं होता, उससे जब वो बच्चे जो हैं अपना फेस वॉश करते हैं या उनकी आंखों में जाता है, उसमें बहुत सारी नुकसान आंखों की सेहत पे असर अंदाज होता है। ऐसी बात है, पानी तो मेन चीज़ है जी, तो उसकी और सफाई का ना होना, और फिर ये है कि बहुत जो ड्रग्स वगैरह हैं वो भी ऐसी होती हैं, कुछ आँखों की इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका इलाज वक्त पे नहीं हो पाता, तो नाबीना हो जाते हैं बाद दफ़ा बच्चे। लेकिन ये है कि हर केस की अलग अलग नौइयत है, इसमें आप उसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबके साथ यही मसला होगा। कुछ फैमिलीज़ बिल्कुल सही होती है, उनका कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, और ना ही उनकी फैमिली हिस्ट्री में होता है, और अचानक कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके साथ ये हो जाता है। अच्छा, हमारे मुल्क में ज़हनी और जिस्मानी माजूरियाँ कौन कौन सी आम हैं? ज़हनी और जिस्मानी माजूरियाँ, ज़हनी तो आपको जैसे मैंने बताया ना कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह होती है। इंटेलेक्चुअली जो चैलेंज होते हैं बच्चे, जिनका IQ लेवल बिल्कुल डाउन होता है, या डाउन सिंड्रोम वगैरह होता है, ऑटिज़म भी इसी में ऑटिज़म होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज में आती हैं। लेकिन बाज़ जो ऐसी भी होती हैं कि जो सिर्फ साइको पेशेंट्स होते हैं, कुछ कोई उनकी प्रॉब्लम होती है साइकेट्रिक, वो बाद में सही हो जाते हैं। लेकिन बाकी फिज़िकली चैलेंज जो होते हैं, जैसे किसी के हाथों की या पैरों की कोई माजूरी है, वो पैदाइशी भी हो सकती है, बाद में भी किसी एक्सीडेंट के तौर पे हो सकती है। और बाकी जो आँखों की नाबीना होना या ये कि डेफनेस है, उसकी भी रेटिंग होती है। पास पार्शल जो साइटेड होते हैं बच्चे, जैसे अभी आप माई लो विजन में देखेंगे तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी बीनाई कम है, लेकिन दे कैन सी, वो जा सकते हैं, दूसरों को वो गाइड भी कर लेते हैं। अगर हम एक लाइन में लेके जाएं उनको, तो वो दूसरे बच्चों को बता सकते हैं कि आगे क्या आ रहा है। लेकिन वो ख़ुद प्रॉपरली उसको देख के कोई जो स्मॉल फॉन्ट है उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनको मैग्नीफायर्स की मदद से उनको पढ़ाया जा सकता है, वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी होती है साइट, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा है उनकी साइट कम हो रही है।
कम होती चली जाती है। वो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको आगे जाके फिर ब्रेल पे ही लेके आना पड़ता है, उनकी ये भी एक किस्म है। इसी तरीके से डेफनेस जो है दूसरी जो हम केटर कर रहे हैं वो डेफनेस है। तो डेफनेस में भी यही है कि अगर वक्त के साथ साथ बास लोगों की तो जैसे एजिंग होती है, ओवर एज बड़ी एज जब हो जाती है तो उसमें डेफ हो जाते हैं लोग, वो तो एक कॉमन है। लेकिन ये है कि जो छोटे बच्चों में है वो इस तरह होती है कि उनको हियरिंग एड लग जाती है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उससे रिकवर कर जाते हैं और फिर उनको सुनाई देने लगता है, फिर वो बोलने भी लगते हैं। क्योंकि उसके भी मतलब लेवल्स होते हैं कि कोई बहुत माइल्ड होता है डेफ, कोई हार्ड ऑफ हेयरिंग होते हैं। ये ज़्यादातर जो हमारे पास बच्चे होते हैं वो ऐसे ही दर्जे के होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। लेकिन थोड़े हम लोग, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको, ऑडियोलॉजी हमारा अपना डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो उनको हेयरिंग एड्स की मदद से हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम उनको कवर करने की कोशिश करें कि उनको आवाज़ आए थोड़ी बहुत, तो वो बोलने की कोशिश करें फिर। अच्छा, बिनाई और गोयाई और सुनने की जो सलाहियत है, इससे महरूम बच्चों को किन किन मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? देखिए, उनको मसले तो ये होते हैं कि एक तो उनकी कोई लैंग्वेज नहीं समझता, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये होती है। वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और वो जिस जगह पे भी जाते हैं लोग, उनके लिए बैरियर लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा होता है। बिनाई से महरूम बच्चे होते हैं वो बोल सकते हैं, तो वो अपनी जो भी बात है वो समझा सकते हैं। जो समाज से महरूम होते हैं वो बोल नहीं सकते, तो उनके लिए हालांकि वो देख सकते हैं, वो कोई मैटर जो है वो देख के दूसरे को बताना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, मगर दूसरा उनकी बात नहीं समझ रहा, तो उनको सबसे बड़ा ये मसला होता है। दूसरे वो कहीं जाते भी हैं अगर जॉब के लिए, तो फिर भी लोग इस चीज़ को सबसे पहले लेके आते हैं कि फिर हम इनसे बात कैसे करेंगे, अगर हमें इनको कुछ कम्युनिकेट करना है, इनको कोई काम समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे। तो हम अपने तौर पे जो हमारे लेवल पे हैं, हम तो पहले सिंथेसाइज करवाते हैं और लेके जाते हैं, पूरी ट्रेन करवाते हैं तमाम जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे बच्चे जा रहे होते हैं, तो हम एक उनको ट्रेनिंग सेशन दे देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि इनको मेन बातें जो हैं वो किस तरीके से समझानी है। साइन लैंग्वेज में उनको बता देते हैं। लेकिन ये कि आमतौर पे कॉमनली जो मतलब बच्चों को प्रॉब्लम होती है अदर देन आइडेंटिटी, तो उनको ये होती है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। अच्छा, साइन लैंग्वेज जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, तो इस हवाले से क्या किया जा रहा है? साइन लैंग्वेज मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग वो हैं, हाँ, बोलने वाले हैं। जैसे सिंध में सिंधी ज़्यादा बोली जाती है, और फिर अगर पंजाब में लेकिन साइन लैंग्वेज में जो एक चीज़ है ना, मतलब जैसे कि अगर आपको तो मंकी का साइन करना है, तो मंकी का साइन जो है वो इंग्लिश में भी यही होगा और सिंधी में यही होगा और उर्दू भी यही होगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें तो साइन लैंग्वेज में ये वाली चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें साइन होता है, उसका चीज़ एक ही होती है। जिसने कहा कि क्लोज, तो वो क्लोज होगा, सब बंद करना, क्लोज, काम, इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों का उसमें इंग्लिश, उर्दू और सिंधी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें मेन तो चीज़ यही होती है। हाँ, कुछ चीज़ों के स्पेशल साइंस होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, वो फिर जो बने होते हैं, मतलब इट्स ऑल्सो अ लैंग्वेज। आपको जो बात समझानी है उसकी कंप्लीट साइंस उसमें मौजूद हैं, और उसकी तरबियत भी हमारी जो यहाँ पे दी जाती है बच्चों को भी और टीचर्स को भी, तो ताकि वो उनको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आम जो अफराद हैं उनमें से बहुत से लोगों को साइन लैंग्वेज का नहीं पता होता, तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि हमारे माशरे में इस हवाले से आगाही होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो उसके ऊपर है ना कि आप उसको कितना सर्च करते हैं। अभी आपको एक चीज़ की मीनिंग नहीं पता होती है, हम 2 मिनट में गूगल करके सब कुछ निकाल लेते हैं। साइन लैंग्वेज में पूरी सब चीज़ें, साइंस, एवरीथिंग इज़ देयर, वहाँ पे गूगल पे भी मौजूद है। साइन लैंग्वेज जो है इंटरनेट पे मौजूद है, और वो मतलब अमेरिकन साइन लैंग्वेज भी है, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज भी है, PSL भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर किसी शख्स को नीड है कि वो ये साइन देखे, वो मालूम करे कि भाई इस बच्चे को ये बात कैसे समझाई जाए, तो उसको साइन लैंग्वेज आराम से मिलेगी। और आजकल मतलब इतना कॉमन है अब तो, इंटरनेट के हर घर में, हर मोबाइल पे इंटरनेट है, लोग सर्च कर सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल 3 दिसंबर को मज़दूरीन का आलमी यौम मनाया जाता है, तो इसके माशरे पे क्या मस्बत असरात? देखें, ये मेरे ख्याल है अवेयरनेस आप कह सकते हैं ना इसको, कि ये अवेयरनेस के लिए है
कि भाई इसी माशरे का हिस्सा हैं ये लोग भी, इनको भी जैसे आप टीचर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, इसी तरीके से ये एक जो है डिसेबिलिटी डे है। तो डिसेबिलिटी डे में जो बच्चे अपनी जो परफॉर्मेंस देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, इनके सेमिनार्स भी होते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, खुद हमारे बच्चे भी जाते हैं, CM हाउस में भी होती हैं। और इस दफ़ा खुद हमारे यहाँ बहुत बड़ा इवेंट हम लोग कर रहे हैं डिसेबिलिटी डे पे। तो उसमें एक अवेयरनेस सेशन होता है, समझें कि लोगों को जिनको ये समझते हैं कि ये तो माजूर अफराद हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको ये बताने के लिए कि दे कैन डू एवरीथिंग और दे कैन इवन डू बेटर देन द अदर्स। जो अगर उनके ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटर्स जो साइटेड भी हैं और हेयरिंग भी हैं, और दूसरी तरफ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो दे कैन डू एवरीथिंग। अब जो परफॉर्मेंसेस हमारे बच्चों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे दी हैं, तो एवरीवन वाज अमेज्ड कि वो लोग ये समझते थे कि ये तो कर ही नहीं सकते। अभी NED का आप देखें एक टेस्ट कितना डिफ़िकल्ट होता है कि साइटेड और हेयरिंग होने के बावजूद जो है हर बच्चा क्लियर नहीं कर पाता। और हमारे स्कूल के माशाल्लाह से हमारे इस दफ़ा आइडेरियो कॉलेज के 3 बच्चे जो हैं उसमें गए कंप्यूटर साइंस में, NED का टेस्ट उन्होंने क्लियर किया, और उसमें कोई मतलब उन्होंने लीनियंसी नहीं दी थी कि आप ये कहें कि जो है इनके लिए कोई सेपरेट टेस्ट बनाया हो या इनको कोई लीनियंसी दी हो। उन्होंने कहा टेस्ट हमारा यही है, पास करेंगे तो आएंगे और पास नहीं करेंगे तो नहीं है, सिंपल एज दैट। और दे हैव डन इट, उन्होंने उसको पास भी किया माशाल्लाह से, और आज वो लोग NED में हैं, तो दे आर डूइंग वेल। तो आपके इदारे ने उन्हें क्या किस तरह से वो किया कि वो हमारा इदारा तो ज़ाहिर है एकेडमिक्स ही है ना हमारे पास, तो हम तो यही उनको सपोर्ट करेंगे ना कि भाई आप जो उनकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से हमने पहले परमिशन ली। पहले जो बच्चों की ये थी कि उन लोगों को साइंस तो इन लोगों को दी नहीं जाती कि ये लोग प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते, तो हमने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मैथ्स की परमिशन ली उनके लिए कंप्यूटर साइंस की परमिशन ली। तो इंटर में उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इम्तहान दिया। फिर उसके बाद जो है वो लोग खुद इम्तहान नहीं दे पाते थे, उन लोगों को हमेशा ये कहा जाता था कि एक साइटेड की मदद से आप इम्तहान दें। जब बच्चा जो है जो खुद उसने याद किया है वो खुद लिखता है, तो आप खुद भी सोचेंगे जब हम खुद लिख रहे होते हैं तो हमें सोच के लिखने में हमें एक अलग बात होती है। और अगर हम डिक्टेट कर रहे हैं किसी को और किसी और को बता रहे हैं कि भाई आप ये लिखो, उसमें स्पेलिंग की भी मिस्टेक कर देगा, वो कुछ भी कर देगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने ये परमिशन ली कि बच्चे ब्रेल में इम्तहान देंगे। और बिल्कुल हम ये चेयरमैन जो इंटरमीडिएट के सईदुद्दीन साहब थे उस वक्त, तो उनके बहुत मशहूर हैं, उन्होंने हमें उसकी इजाज़त दी। और फिर उसके बाद जब उन लोगों ने ब्रेल में इम्तहान दिया तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, उसी तरीके से चीज़ जैसे वो लिखना चाह रहे थे। फिर आगे से हमें कंप्यूटर पे भी एग्ज़ाम देने की उन्होंने परमिशन दी। अब तो बल्कि माशाल्लाह से मैट्रिक बोर्ड ने भी हमें परमिशन दे दी है इस चीज़ की कि हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो अपना इम्तहान खुद दे सकते हैं, ब्रेल में भी और कंप्यूटर में भी। तो उसके बाद जो है जब उन्होंने कंप्यूटर साइंस से एग्ज़ाम्स पास किए तो NED वालों से फिर हमने इस चीज़ के बारे में परमिशन ली कि भाई आप इनको इजाज़त दें कि ये लोग एंट्री टेस्ट में पास हों, तो आप इनको एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के बाद इनके मिल जाएगा इनको एडमिशन। तो ये फ़र्स्ट बैच है जो मतलब BSc में जा रहा है कंप्यूटर साइंस में, जो जिसमें पहली दफ़ा कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं। तो ये वो आइडेरियो के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। एजाज़ आइडेरियो को जाता है, बिल्कुल ये एजाज़ आइडेरियो को जाता है। उनके लिए ज़ाहिर है उन लोगों ने बहुत मेहनत की, उन बच्चों की अपनी भी बहुत मेहनत थी और टीचर्स की भी बहुत मेहनत थी कि मतलब उनको मैथ्स की एक जो, क्योंकि वहाँ से उनको जो टेस्ट था उसमें उनके लिए कोई लीनियंसी नहीं थी, तो उनको प्रिपेयर करवाने के लिए पूरा दिन भी बैठे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी, छुट्टियों में भी आए, हर तरह से। और उनका टेस्ट भी इतना क्लोज था कि अभी उनके समझे कि 25 को उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे जुलाई में, और जून में, और जुलाई की 8 तारीख को उनका टेस्ट था, एंट्री टेस्ट। उन्होंने कहा NED वालों ने कहा कि आप बिठाएं, देखें अगर इसमें नहीं होंगे तो अगले में क्लियर होंगे, फिर देखेंगे, और पहले में ही क्लियर हो गया। तो माशाल्लाह से 4 बच्चों ने दिया था, लेकिन एक बच्चे ने हमारे उसको ड्रॉप किया NED को, उसने कहा कि मुझे लॉ कॉलेज में लेना है, उसने लॉ कॉलेज में ले लिया। और वही माशाल्लाह से लंदन स्कूल ऑफ लॉ जो है उसमें उसने लिया है, तो उसका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कैरियर वो परसू करेगा आगे। बच्चे जो हैं आम कंप्यूटर इस्तेमाल, बिल्कुल आम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जैसे मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। अभी आप देखेंगी तो मैं आपको विज़िट करवाऊंगी कि इन लोगों के सिर्फ एक इनका है कि ये देख नहीं सकते ना, बाकी तो कंप्यूटर पे टाइपिंग तो आप भी बगैर देखे ही करती होंगी, और तो उनको आवाज़ आती है, तो वो जो है NVDA का एक सॉफ्टवेयर होता है,
उसकी मदद से उनको टॉकिंग उनके कंप्यूटर्स हो जाते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग लाइक अस। अच्छा मैडम, दुनिया भर के बेशतर ममालिक में ख़ुसूसी बच्चों के लिए IE सिस्टम है, राइज है, तो हमारे यहाँ पर इसके हवाले से कुछ बताएं। हमारी दुनिया के जो इंक्लूसिवनेस है ना उनके यहाँ, दुनिया में जो है इस तरीके से जैसे इंग्लैंड वगैरह में उनके सेपरेट क्लासेस नहीं होती कि आप सेपरेट स्कूल्स हो उनको अलग कर दिया जाए। अब हमारे यहाँ ये है मसला कि अगर हम एक जो रेगुलर स्कूल है उसके अंदर अगर हम डेफ बच्चे को बिठा देंगे या ब्लाइंड बच्चे को बिठा देंगे तो वहाँ तो एक मतलब वाइट बोर्ड लगे हुए हैं, उसके ऊपर टीचर पढ़ा रही है, तो उनको तो नहीं आवाज़ उनको नज़र नहीं आएगा और उनको आवाज़ नहीं आएगी तो वो समझेंगे कैसे। तो इसलिए ये आता है कि यहाँ पे इंक्लूसिवनेस इसलिए मुश्किल है कि उनके लिए सेपरेट टीचर नहीं रखते, लेकिन वहाँ पे तो उनके राइट्स में है। इंग्लैंड में बच्चा जैसे उनके लिए ब्रेलर भी लाजमी है, उनके लिए एक सेपरेट टीचर भी होती है। उनके यहाँ कोई बच्चा हैंडीकैप बन के नहीं रहता इस तरह ना कि वो उसको चीज़ें ही में असर नहीं है तो फिर वो कैसे पढ़े अपनी उस क्लास में। लेकिन वहाँ पे अगर सेपरेट टीचर भी मिला हुआ है, उसको उसके टूल्स भी मिले हुए हैं, उसकी चीज़ें भी मिली हुई हैं, तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम है। क्या हमारे मुल्क में मुमकिन है? नहीं, हमारे मुल्क में भी आप देखें जैसे हम कर रहे हैं, अभी यूथ पार्लियामेंट करने जा रहे हैं अब हम लोग, तो उसमें हम इंक्लूसिवनेस रख रहे हैं। अगर टीचर्स उनके साथ हों, उनको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस चीज़ में, या जिस इदारे में वो पढ़ रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इतनी उनकी फ़ी वगैरह भी हैं, इतना सब कुछ वो लेते हैं, तो अगर वो उनके लिए एक सेपरेट टीचर इंगेज करें तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्कूल में तो हम किसी बच्चे से कोई फ़ी नहीं लेते, लेकिन हमारे सारे टीचर्स जो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में, ब्रेलर में भी और उसमें भी, ब्रेल में भी और साइन लैंग्वेज में भी। जो डेफ को पढ़ा रहे हैं उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग मुस्तकिल करवाई जाती है, और जो ब्लाइंड में होते हैं उनको ब्रेल की करवाई जाती है। अच्छा, डायरियो के क़याम को 100 साल गुजर चुके हैं, तो इस हवाले से, इसकी तारीख़ के हवाले से भी कुछ बताएं आप। आइडेरियो देखिए, लेडी ऑगस्टा आइडेरियो जो थी वो एक आयरिश लेडी थी, और वो कमिश्नर जो सिंध के थे उस वक्त के, उनसे उनकी शादी हुई। और उसके बाद जो सिंध में आई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि दर्द दिल रखने वाली खातून थी, तो उन्होंने यहाँ पे अंदरूनी सिंध बहुत तहकीक की कि यहाँ पे कौन कौन सी जो चीज़ें माजूरी किस किस्म की है, और उन्होंने फिर फाउंड कि यहाँ पे ब्लाइंडनेस बहुत है। फिर उन्होंने उसके लिए मुख्तलिफ रिसर्च भी की, मुख्तलिफ जगहों पे भी गई, और उसी में आखिर जो है उन्होंने एक 2 बच्चों से स्टार्ट किया था उन्होंने स्कूल। फिर उनकी डेथ भी यहीं पे सिंध में ही हुई, और शी नेवर गेट बैक ना, वो दोबारा गई ही नहीं वापस। तो उन्हीं के एजाज़ में फिर ये आइडेरियो स्कूल बना। जब पाकिस्तान बना तो इसको कंटिन्यू रखा गया और ये एरिया इसके लिए दिया गया। और जब से हम पहले ब्लाइंड के साथ, मतलब पहले ये स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर बाद में डेफ भी इसमें इंक्लूड किए गए। पहले स्कूल के लेवल पे था, फिर आखिर को कॉलेज के लेवल पे लाए गए, फिर यूनिवर्सिटी से भी हमने परमिशन ली। ग्रेजुएशन हम ब्लाइंड का भी करवाते हैं, डेफ का भी करवाते हैं, और कुछ अर्से पहले तक यहाँ पे मास्टर्स करके भी बच्चे जाते थे। यहाँ पे जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो मास्टर्स की सतह तक तालीम हासिल कर सकते हैं। यानी अगर बच्चा जो है 5-6 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में यहाँ पे आता है, मॉन्टेसरी में एडमिट होता है, तो मास्टर्स करके जा सकता था। अब ये है कि मास्टर्स प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म कर दिया यूनिवर्सिटी ने, तो अब ये है कि ग्रेजुएशन तक तो हमारे पास अभी भी तालीम है। और उसमें ये है कि बच्चे अगर उनको इंटर के बाद किसी और बेहतर यूनिवर्सिटी में, जैसे NED वगैरह में चांस मिलता है, तो फिर हम ज़रूर उनको सपोर्ट करते हैं कि वो बच्चे वहाँ जाएं। तो बाकी ये कि जो डेफ बच्चे हैं वो तो ग्रेजुएशन हमारे यहाँ से करते हैं, और यहाँ से करने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे, यानी अभी माशाल्लाह से उनका बैच अभी आया नहीं होता है फाइनल ईयर में कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले से माशाल्लाह आ जाती हैं, उनकी इंटर्नशिप्स स्टार्ट हो जाती हैं। और उनको फिर इंटर्नशिप के बाद फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको आफ्टर स्कूल इंटर्नशिप के लिए अरेंज करवाएं, ताकि उनको कॉलेज की भी प्रॉब्लम ना हो, कॉलेज में उनकी छुट्टियाँ ना हो, उनकी रेगुलर स्टडीज़। फिर उसके बाद आफ्टर कॉलेज वो जाते हैं और वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप में, अभी भी हमारे पास जो
ड्रेस मेकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ से भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, TPL वगैरह में भी जा रहे हैं, बैंक्स में भी जा रहे हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, उसमें जो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनको वो लोग जॉब ऑफर्स करते हैं। और अभी भी जॉब्स आई हुई हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह से ये होता है कि अभी हमारा बैच जो है वो निकलता है और फिर उसके बाद जो है वो चले जाते हैं बच्चे माशाल्लाह अपनी, मतलब तकरीबन 100% हमारी ये है कि एम्प्लॉयमेंट है बच्चों की। मैडम मास्टर की सहूलत क्यों ख़त्म कर दी गई? मास्टर्स की सहूलत तो अब यूनिवर्सिटी ने MA प्रोग्राम ख़त्म कर दिया ना। वैसे हमारे यहाँ तो मास्टर्स पहले हो रहा था, लेकिन बच्चे जो हैं ज़्यादातर जब इंटर तक तो एक मतलब इस माहौल में रहें कि वो सब उनके ही जैसे तमाम बच्चे हों, लेकिन उसके बाद हम उनको इंक्लूजन की तरफ हम भी प्रमोट करते हैं कि अगर वो इंक्लूजन की तरफ जाना चाहें, कराची यूनिवर्सिटी जाना चाहें तो बेशक जाएँ, इट्स गुड फॉर देम। क्योंकि उनको ज़िंदगी तो सभी के साथ गुजारनी है ना, हमेशा उनको इसमें नहीं रहना कि सारे बच्चे जो हैं वो उनकी तरह हो, इसी माहौल में रहें फिर वो ऐसे ही आदी हो जाएंगे। उनको इंक्लूजन में तो भेजना है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, इस इदारे में फ़िलहाल क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं? हॉस्टल की भी है? हॉस्टल की सहूलत है बिल्कुल। हॉस्टल हमारे ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट की भी मतलब एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस इदारे में किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए जाते। सब मेन चीज़ तो ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग। और जो बच्चे जो हैं दूसरे शहरों से आए हुए हैं, जैसे हमारे पास बच्चे गिलगित बल्तिस्तान से भी आए हुए हैं, अंदरून सिंध से भी आए हुए हैं, पंजाब से भी आए हुए हैं, तो उन बच्चों को जो है हम रिहाइश की सहूलत मैसर होती है। उनको गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, वहाँ पे भी तमाम चीज़ें उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी एवरीथिंग इज़ फ्री। उनके खाने पीने की किसी चीज़ के हम पैसे कुछ नहीं लेते। और उसके अलावा जो बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, कराची से, दूर दराज एरिया से आ रहे हैं, लांडी से, कोरंगी से, सरजानी से, उन सबको हमारी कोशिश है कि हम जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें हम अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएँ। अब हमारे जो महदूद वसाइल हैं उनके हिसाब से हमने अपना फ्लीट चलाया हुआ है, लेकिन वो कराची जैसे बड़े शहर के तमाम इलाकों को कवर नहीं कर सकता। लेकिन जिस हद तक कवर कर सकता है उस हद तक हम उनको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अपनी वैन्स भेजते हैं, और वैन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए ऑडियोलॉजी टेस्ट की सहूलत मौजूद है। तमाम बच्चों के डेफनेस किस लेवल की है, उनको कौन सी हियरिंग एड लग सकती है, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, उनको अगर कोशिश की जाए उनको स्पीच थेरेपी की सहूलत दी जाती है। उसके अलावा जो उनको हियरिंग एड्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है उनकी। उसके अलावा यूनिफॉर्म है, उनकी किताबें हैं, हमारा अपना ब्रेल प्रेस है, हमारी बुक्स यहाँ पे पब्लिश होती हैं। हम उनको ब्रेल डायरीज, स्टाइलिस्ट, ये तमाम चीज़ें, ब्रेल स्लेट्स सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उनके यूनिफॉर्म्स यहीं पे स्टिच होते हैं। और डेफ बच्चे हमारे और डेफ बच्चों के साथ जो हमारे टेलर साहब हैं वो उनको सिखाते भी हैं और उनके साथ वो सिलवाते भी हैं यूनिफॉर्म, और उसके बाद वो ब्लाइंड और डेफ सब बच्चों को जाते हैं। तो सारी मतलब ये नहीं कि सब सहूलियात हमने पूरी कोशिश की है कि हम सब यहीं से उनको प्रोवाइड करें। तो ये सब चीज़ें माशाल्लाह से हमारे यहाँ चल रही हैं। उसके अलावा उनकी वोकेशनल भी उनके जैसे टेलरिंग है या उनके, उसके अलावा फ़ाइन आर्ट है। फ़ाइन आर्ट बहुत अच्छा है। जैसे पिक्चर्स आप देखती हैं पीछे जितनी पेंटिंग्स हैं साइड पे लगी हैं, यहाँ हैं, पूरी हमारी एक आर्ट गैलरी है भी, आप उसमें विज़िट करें तो आप देखें कि वो सब चीज़ें जो हैं सारे हमारे बच्चों ने, हमारे डेफ बच्चों ने बनाई हैं। और इनकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। बड़े बड़ी जितनी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ पे वो लाइव स्केचिंग भी करते हैं और उनकी पेंटिंग्स जो है बहुत फेमस होती हैं, लोग ख़रीदते हैं। अच्छा, राशिदाबाद में भी एक ब्रांच है आपकी? जी। तो अगर यहाँ के और वहाँ के बच्चों का आप कंपेयर करें तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं? यहाँ के और वहाँ के बच्चों में थोड़े ज़ाहिर सी बात, जैसे आप एक साइटेड बच्चे को भी कराची के और अंदरून सिंध के आप कंपेयर करेंगे तो उसमें जो डिफरेंस होगा आपको वही माहौल का ही डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज़ तालीम में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं राशिदाबाद में भी एज इट इज़ हैं। हमारी वहाँ पे भी हमारा स्कूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसमें यही तमाम फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे भी जो है उनको ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उनको यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। बच्चों की तादाद क्या है? बच्चों की तादाद कंपैरेटिवली यहाँ से बहुत कम है। राशिदाबाद में हमारा जो कैंपस है उसमें 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अंदरून सिंध एक चीज़ ये भी है कि लोग
पढ़ाई को इतनी अहमियत नहीं देते, और अगर पढ़ाते भी तो समझते हैं कि इन बच्चों के बजाय हम उन बच्चों को पढ़ाएं जो साइटेड हैं या हेयरिंग है। हेयरिंग बच्चों के लिए हमने वहाँ पे, डेफ बच्चों के लिए हमने वहाँ पे स्कूल नहीं रखा। हमारा स्कूल जो है वो सिर्फ ब्लाइंड के लिए है। तो पेरेंट्स जो हैं उनको हम कन्विंस करते हैं, अपनी टीम से भेजते हैं उनके यहाँ। और टिपके ब्लाइंडनेस काफ़ी है, करीब के एरियाज जो हैं उनसे जिनको हम कन्विंस कर सकते हैं उनको लेके आते हैं। उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चे को जो है हॉस्टल में छोड़ें या अपनी लड़कियों को छोड़ें, वहाँ की रिवायात, वहाँ के तरीके की वजह से। लेकिन ये कि हमारे पास गर्ल्स का हॉस्टल भी है, बॉयज़ का हॉस्टल भी है। हमने सारे इंतज़ाम वहाँ पे मुकम्मल, बिल्कुल इसी तरह जैसे कराची में। वहाँ पे बॉयज़ की भी तादाद ज़्यादा होगी गर्ल्स की निस्बत? वहाँ पे बॉयज़ की तादाद ज़्यादा है गर्ल्स की निस्बतन, जी। गर्ल्स थोड़ी कम है, बॉयज़ ज़्यादा हैं। लेकिन जो हॉस्टल है, हॉस्टल में भी गर्ल्स कम है, बॉयज़ ज़्यादा हैं। उसमें अमूमन ये होता है कि जब पेरेंट्स आके देख लेते हैं, उनको ट्रस्ट हो जाता है, फिर वो समझते हैं कि हॉस्टल का माहौल अच्छा है, कोई मसला नहीं है बच्चों को खाने पीने का, रहने का, किसी चीज़ का। तो फिर जब एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर वो दूसरा भी अगर उनके इलाके में कोई ऐसा होता है तो वो उसको कहते हैं कि हाँ भाई भेज दो वहाँ पे। अदरवाइज़ जब वो किसी से आती है ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, जब आप भी यहाँ पे आके देख रही हैं तो आपको एक अलग चीज़ नज़र आएगी। आप किसी और से सुनेंगी तो आप समझेंगी कि पता नहीं शायद ये सब चीज़ें हो भी रही हैं या ऐसे ही कहा जा रहा है। तो हम लोग पेरेंट्स को हम यही कहते हैं कि वो आके विज़िट करें, ख़ुद देखें कि बच्चों को वहाँ पे क्या सहूलियात मैसर हैं, और बच्चे के मुस्तक़बिल बनाने के लिए उसको पढ़ाना, आजकल पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। तो भेजते हैं वहाँ पे भी, हम अपनी टीम्स पे भेजते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को। तो मगर ये कि बहुत वहाँ पे तादाद कम है, एडमिशन्स की ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एजुकेशन की भी बात हो गई बच्चों के हवाले से, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की भी बात हो गई। अब अगर क्या इनकी शादी ब्याह के मामलात में भी इदारे की तरफ से कुछ वो है या? इट हैपन्स समटाइम्स कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं और दोनों मतलब पेरेंट्स जो हैं वो एग्रीड होते हैं तो फिर हम लोग उसमें उनका इंटरेक्शन करवा सकते हैं, मिलवा सकते हैं पेरेंट्स को। अदरवाइज़ ये कि हमारा अपना इदारा इस काम के उसमें तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर जैसे लोग कहते हैं कि उनके बच्चे डेफ हैं और वो चाहते हैं कि कोई बच्ची ऐसी हो कि डेफ बच्ची से, और ज़ाहिर है यहाँ पे भी पेरेंट्स परेशान होते हैं डेफ बच्चियों के सिलसिले में, तो हम मुलाकात करवा देते हैं उनकी। ज़ाहिर है कि अगर बच्चों को अच्छे रिश्ते मिल जाएँ तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा मतलब वो है कि बच्चों की खुशी है हमारी खुशी। तो यहाँ पे कोई ऐसे मौजूद हैं ऑफिस में बच्चे हमारे जी कि जिनकी आपस में शादी हुई भी? हाँ, कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसा होता है कि यहीं के पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होके चले जाते हैं। उनकी वालदा जो है वो हमारे से वापस आके वो अगर कहते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई यहीं की किसी बच्ची से शादी करवा दें अगर कोई, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर है एक डेफ अलग जगह पे ढूंढना उनके लिए मुश्किल होता है, और डेफ एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, तो अगर उसकी हेयरिंग से शादी करवा दें तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अगर तो हम करवा देते हैं, हमें मतलब हम मिलवा देते हैं कि हम उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं ले सकते कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड ये क्या है या उनकी क्या है, वो तो उनको खुद अपने बारे में मालूमात करनी पड़ेगी और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अच्छा, हमारे माशरे में एक तस्वर आम है कि अगर दो डेफ की शादी हो तो उनके यहाँ औलाद भी नहीं माशाल्लाह से हमारे यहाँ मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अभी मतलब एक बहुत बड़ा इदारा भी बना हुआ है, भी हमारे स्कूल की खातून थी, उनकी बच्ची है, उसने इदारा बनाया हुआ है अपना पूरा कि वो बच्ची खुद बोल भी सकती है और सुन भी सकती है और वो इंटरप्रेट करती है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए उसने इदारा बनाया हुआ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फैमिली में डेफ आ रहे हैं तो जो है ज़रूरी है कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग हो सब डेफ हों, ये ज़रूरी नहीं है। जो ब्लाइंड होते हैं उनके बच्चे माशाल्लाह से साइटेड होते हैं। क्या दोनों माँ बाप ब्लाइंड हों लेकिन उनके बच्चे? हाँ, इट कुड हैपन। लेकिन क्या उनकी जेनेटिक में तो चीज़ शामिल होगी? क्या ये चांस होते हैं? हो सकता है। अब देखिए कि किसी फैमिली में कोई डिसेबिलिटी होती है तो कई नस्लों में वो डिसेबिलिटी नहीं आती और अचानक किसी में आ जाती है, तो इसमें मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जो है फैमिली में ऐसा हो सकता है। लेकिन बाज़ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे हमारे आए हुए हैं, 2-2, 3-3 बच्चे एक ही फैमिली के और सब ब्लाइंड हैं।
अच्छा, यहाँ के बच्चों की कामयाबी से मतलब भी बताएं। सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि वो NIT में सिलेक्ट हो गए, इसके अलावा अगर कोई हो तो? इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि जैसे सुल्तान शाह साहब हैं जो वर्ल्ड ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में जो उसके, जी बिल्कुल, और उसके अलावा जो मोहम्मद अली साहब हैं, ये ASP हैं पुलिस में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं टीचिंग में बहुत, टीचिंग लाइन में बहुत हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं और PhDs हैं हमारे यहाँ के बहुत सारे। जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स में तो ख़ास तौर पे PhDs बहुत हैं। अभी सबने कम से कम 3 से 4 PhDs तो ब्लाइंड में हमारे अपने यहाँ काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जहाँ पे भी गए हैं कामयाब भी हुए हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में। जब भी ब्लाइंड में इसलिए ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं तालीम में कि उनकी हेयरिंग जो है वो सही होती है, तो वो मतलब सुन के बहुत चीज़ों को जो है वो कर लेते हैं। और जो डेफ में थोड़ा सा मसला ये होता है कि उनकी सुन नहीं पाते तो उनकी जो मेमोराइजेशन होती है ना, उसका प्रॉब्लम होता है, फ़ोटो मेमोरी होती है उनकी। लेकिन बहरहाल वो भी अपनी जिस फील्ड में भी जाते हैं वो किसी से कम नहीं होते और हर चीज़ को पूरी तरह मैनेज भी करते हैं, तमाम चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब है माशाल्लाह से। मतलब उन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। बिल्कुल। अच्छा, यूँ तो बहुत से स्पेशल अदारे हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस अदारे की क्या मुनफरिद आप खूबी कह सकती हैं? इसमें समझती हूँ कि इस अदारे की सिंसियरिटी, इसकी इनफरादियत है। यहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट जो कमेटी है हमारी, वो ख़ुद इतने सिंसियर है, लोग सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और मतलब किसी और इदारे को, किसी और को कहने से कि पहले के इनकी किसी काम में मदद करें, सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट कमेटी होती है वो खुद हर काम में खुद खड़ी हुई होती है। अभी भी जो हमारी मेंबर हैं मुस्तकिल हमारे साथ आती हैं, हमें पूरा टाइम देती हैं यहाँ पे, तो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आगे बढ़ने के लिए बच्चों को जितनी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है, उनको घरों से बुलवाना है, उनको ट्रांसपोर्ट भेजनी है। अगर एक बच्चे के लिए भी हमें बाद दफ़ा लांडी ट्रांसपोर्ट भेजनी पड़ती है तो वो हम भेजते हैं और उस बच्चे को बुलाते हैं अगर हम समझते हैं कि ये एक क्लास जो है उस बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर हम उसके साथ बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चे भी हमें कभी मायूस नहीं करते माशाल्लाह से। अब हमारे बच्चे KBC में जा रहे हैं, कराची बोर्ड क्लब में सब मेडल्स लेके आए थे। अभी उनका कंपटीशन हुआ था तो उसमें जो है वो विन करके आए थे। फ्लैग स्टाफ हाउस में लास्ट ईयर जो सेरेमनी हुई थी उसमें तकरीबन 35-40 कराची के जो नामी ग्रामी स्कूल्स थे उन्होंने हिस्सा लिया और जो विनर था वो हमारा बच्चा था। जो स्पीच थी उसकी जितनी मतलब स्क्रीनिंग हुई कि 3 बच्चे 5 बच्चे 10 बच्चे इस तरीके से स्क्रीनिंग होते और आखिर में जो लास्ट जो रह गए थे उसमें वो आया और फिर उस विन किया, उसने फर्स्ट प्राइज़ मिला उसको। तो माशाल्लाह से वो हर जगह compete करते हैं बच्चे हमारे और उसकी वजह भी यही है कि उनके साथ जो सिंसियर एफर्ट्स हैं, उनकी टीचर्स की डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा। यानी टीचर्स उनको बिल्कुल इस तरीके से अपना लेके जाती हैं कि अगर कोई उनकी शायद वो अपने बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखती होंगी जितना उनका। अच्छा, आपके यहाँ का देख के ये कहा जा सकता है कि हिम्मत, लगन और हौसले से आप माजूरी को मात दे सकते हैं, लेकिन इस लेवल तक बच्चे को लाने के लिए एक टीचर की क्या मेहनत है? टीचर की ही असल मेहनत है ना, जाहिर सी बात है। और टीचर को भी प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए इदारे की मेहनत है। टीचर बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ उनके लिए काम करती है, लेकिन उसको भी तो उनके साथ कम्युनिकेशन का तरीका पता होना चाहिए ना। तो उसको पहले हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो टीचर जो है उनके साथ कम्युनिकेट करती है और फिर आगे ले जाके उनको उस लेवल तक पहुंचाती है जहाँ के वो कम्पीट कर सके। उनकी जो हिम्मत और हौसले हैं वो बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना तो टीचर्स का काम होता है, लेकिन टीचर्स को मोटिवेट करना इदारे का काम होता है। अच्छा, पाकिस्तान में माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के कानून से मुतल्लिक भी कुछ बताएं।
पाकिस्तान में माजूर अफराद की फलाह बहबूद के मुतालिक जो सिंध का डिसेबिलिटी एक्ट 2018 में आया है, उसमें तमाम चीज़ें जो रिलीफ जो माजूरीन अफराद को मिलने चाहिए वो सब उसमें ख़ास तौर पे जो अभी हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन में जो हमने एप्लीकेशन दी है अपनी, जिसकी बुनियाद पे हमें ब्रेल में इम्तहान देने की सहूलत मिली है, वो भी उसमें शामिल है कि जो आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम है उसको भी आप मॉडिफाई करें। अगर एक डिसेबल पर्सन किसी भी किस्म की उसको डिसेबिलिटी है और वो इम्तहान उस तरीके से नहीं दे सकता तो मोड ऑफ एग्ज़ाम को आप उसके लिए चेंज करें, उसका है। इसी तरह से उनके जो राइट्स हैं कि उनको एयर फेयर है उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, उनको कहीं पे जाना है बस फेयर है एयर फेयर है उसमें रिलीफ मिलेगा, वो तमाम चीज़ें, वो राइट्स तो बच्चों को इन लोगों को पता ही नहीं थे। मतलब जो डिसेबल पर्सनस होते हैं और राइट्स उसमें आए हुए हैं पूरे डिसेबिलिटी एक्ट में, और बहुत सारी उसमें ख़ास तौर पे तालीमी हिसाब से भी उन लोगों को बहुत से रिलैक्सेशंस मिले हुए। इवन जो डेफ हैं उनका तो सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई करने की परमिशन उसमें मिली हुई है, लेकिन ब्लाइंड जो है हमारे वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में जाते हैं, जैसे कि एक आम बच्चा पढ़ रहा है बिल्कुल वही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उनका मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है उसमें हमने उनसे उसी एक्ट के थ्रू हमने उनसे ये लिया है कि वो खुद लिख सकें, खुद एम्पावर हो जाएं। हमारा जो बेसिक मकसद है ये है कि बच्चों की एम्पावरमेंट, वो किसी को हैंडीकैप ना हो, किसी को भी ये ना हो कि जी इनको पकड़ के चलाना है, अब इनको कौन खिलाएगा, ये देख नहीं सकते, इनका काम कौन करेगा। दे कैन डू एवरीथिंग। अब इवन हमारे यहाँ कुकिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं ब्लाइंड की, तो मतलब हमारे बच्चे जो हैं किसी चीज़ में पीछे आप उनको नहीं पाएंगे, हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे नात ख़्वानी हो। बहुत से हमारे बच्चे जो हैं हाफिज़ हैं, तो जो चीज़ें भी मतलब कोई एक आम बच्चा इमेजिन कर सकता है कि उसको आला से आला सतह पे ये तालीम मिले और उसको ये सहूलियात मिले पढ़ने के लिए, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ITRU दे रहा है उनको। आपने जैसे अभी बताया कि कुकिंग की क्लासेस अभी जारी नहीं है, हमने हमारी पाइपलाइन में है कि हमें करवाना है, ये कुकिंग का कोर्स हमें शुरू करवाना है। इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ करवाए जा रहे हैं? अब तो मेन तो उनका कंप्यूटर्स है, जो उन लोगों को कंप्यूटर, हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लाइंड को भी और डेफ को भी उनको कंप्यूटर के ऊपर कमांड हो, क्योंकि डेफ तो दे कैन सी, तो कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। ब्लाइंड जो है उनके लिए हमने कंप्यूटर का उनका मेन एरिया है जिससे वो आगे जा सकते हैं, दुनिया से सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं, यानी दुनिया से उनका कनेक्शन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू है। तो एक तो उनको कंप्यूटर की तरबियत देना, दूसरे जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए हमने ऑटोकैड के भी कोर्सेज करवाए हैं, उनके लिए टेलरिंग के भी कोर्सेज करवाए हैं। अभी भी हमारे बच्चे जो हैं एक ट्रेनिंग पे जा रहे हैं जहाँ पे ड्रेस मेकिंग की ट्रेनिंग है, उसके बाद उससे एडवांस होगा वो एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग होगी, उससे एडवांस होगा तो कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी होगी। तो एक कंप्लीट उनका जो है कोर्स है जो 3-3 महीने के स्लॉट्स में। मतलब मुस्तकबिल में हम फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी इन बच्चों को देख सकेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और हमारा जो अब BS प्रोग्राम हम डेफ के लिए शुरू करवा रहे हैं, उसमें होम इकनॉमिक्स का एक अलग पूरा BS इन होम इकनॉमिक्स है, जिसमें वो तमाम चीज़ें जो एक रेगुलर होम इकनॉमिक्स की जो उसमें होती हैं वो तमाम चीज़ें इसमें होंगी। ऐसी BS कंप्यूटर साइंस भी ये कर पाएंगे डेफ स्टूडेंट्स भी, और उसके अलावा जो है HP में और फाइन आर्ट में, इन तमाम चारों फील्ड्स में इन लोगों के BS हो सकेंगे। अच्छा मैडम, माजूरी सर्टिफिकेट क्या है, इसमें कौन कौन सी सहूलतें मैसर हैं और उससे अहल कौन हो सकते हैं बच्चे? माजूरी सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली एक जो किसी को भी किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो, यानी जहनी माजूरी है या जिस्मानी माजूरी है या वो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो उसकी एक सर्टिफिकेशन जो है गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल्स से वो इशू होता है, और डॉक्टर्स का पूरा बोर्ड बैठता है और वो डॉक्टर उसको देख के बच्चे को और फिर ख़ुद उनका बोर्ड ये सर्टिफाई करता है कि इसको ये चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम है इसको, और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो सर्टिफिकेट जो है वो बुनियाद होता है उन तमाम राइट्स की जो वो डिसेबिलिटी के हिसाब से वो लोग, उनको जो भी राइट्स मिल सकते हैं एज अ डिसेबल पर्सन, उसकी बुनियाद जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। तो हम भी अपने बच्चों के लिए पूरी इनकी फ़ाइल्स और सब चीज़ें प्रिपेयर करवाते हैं, पेरेंट्स की तमाम डॉक्यूमेंट्स,
उनके NICs, इनकी पिक्चर्स, ये तमाम चीज़ें फिर हम फाइल्स बनवाते हैं और फिर इनकी भेजते हैं वहाँ पे फाइल्स। फिर उनका बोर्ड बैठता है वीकली, हमारे जो भी न्यू एडमिशन्स होते हैं या ओल्ड एडमिशन्स जिनके नहीं बने हुए उनको हम भेजते हैं और उनका बोर्ड बैठ के उनको सर्टिफाई करता है, फिर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। अगर बाज़ बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उन बच्चों के लिए भी कुछ है इसमें फैसिलिटी? पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर। बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनकी वालदा जो है वो कहते हैं कि वो तस्वीर ही नहीं खिंचवा सकती, उनको इजाज़त ही नहीं मिली तो वालदा का NIC ही नहीं बना, वालदा का NIC नहीं बना तो उनका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बना, उनका बे फॉर्म ही नहीं बना। तो बहुत सारे मतलब पेरेंट्स को फिर हमें बुला के कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप इस बच्चे की खातिर ये कर लें, तो एक तस्वीर खिंचवाने दें इनको कि इनका NIC बन जाएगा तो आपके बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स के NIC होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बगैर तो फिर बच्चे की आगे चल ही नहीं सकती ना कोई भी तालीम। बर्थ सर्टिफिकेट है, फॉर्म भी है, वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो बेस होती है। उसके बाद जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पूरी हो जाती हैं तो फिर हम इनकी फ़ाइल बनवा लेते हैं और फिर उसके बाद भेज देते हैं इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, आपको तदरीस का तजर्बा है तो अपने मुशाहिदे की रोशनी में वालिदैन को क्या तजावीज़ देंगी, मशवरे देंगी कि वो बच्चों की सलाहियतों को निखार सकें? देखिए, बच्चों को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले तो हमें बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे बच्चा साइटेड है या नहीं है, ये दैट इज़ अनदर थिंग। कि बच्चा साइटेड नहीं है तो उसकी कॉन्फिडेंस की एक अलग लेवल है, लेकिन ये कि एक आम बच्चे को भी पेरेंट्स इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं होने देते कि उसके ऊपर ट्रस्ट करें कि वो कोई काम कर सकता है। उसको हर काम कर करके पैम्पर कर करके देते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि बच्चा ऐसी चीज़ का आदी हो जाता है कि हर काम जो है हमारे मम्मा पहले ही करके दे देंगे। लेकिन ये है कि हम तो यहाँ पे ITDO में जो है हम बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो अपना हर काम खुद करें। अब आप यहाँ से आपने देखा है कि हमारा ऑफिस जो मेन है वो कितनी दूर है, और हमारे ये बच्चे जो हैं इनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती कि यहाँ से वहाँ जाएं, या अपनी वैन में इनको ये भी पता है कि मेरी वैन कौन सी है, मुझे किस वैन में बैठना है और किस ड्राइवर के साथ जाना है। वहाँ से यहाँ तक का जो मैंने सफ़र तय किया उसमें कतन कहीं एहसास नहीं हुआ कि बच्चे देख नहीं सकते हैं, आप मतलब उनका यूनिफॉर्म लगे कुछ है, आराम से जा रहे हैं और बहुत एतमाद के साथ। बल्कि दे डोंट इवन नीड वाइट केन एयर। उनको वैसे हम मोबिलिटी के लिए हम लोग उनको सिखा रहे हैं, वाइट केन्स उनको उन लोगों के सबके पास होते हैं, लेकिन इस प्रीमिसेस में वो इतने श्योर होते हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बाहर जाते हैं तो वाइट केन्स यूज़ करते हैं। तो ये कि उन बच्चों को वो कॉन्फिडेंट है इसमें कि हम इस प्रीमिसेस में हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जो है जो डेफ बच्चे भी होते हैं उनके लिए भी और ब्लाइंड बच्चों के लिए भी हमें मतलब हम उनको पूरी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि दे कैन डू एवरीथिंग। अब हमारे ब्लाइंड बच्चे जो हैं KBC जा रहे हैं, कराची बोट क्लब में, आप देखें कितनी टफ एक्सरसाइजेज हैं, उनके जो ट्रेडमिल्स होते हैं, उनकी जो बोटिंग होती है, वो सारी एक्सरसाइजेज वो लोग कर रहे हैं। आप उनकी देखिएगा पिक्चर्स, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो इतनी मतलब कॉन्फिडेंटली वो कर रहे हैं कि और उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं हो उन लोगों को भी। जब उनका कंपटीशन हुआ, इंक्लूसिव था वो, तब सब बड़े बड़े स्कूल्स आए हुए थे और उन्होंने उनके मुकाबले में विन किया हो, सब मेडल्स लेके आए हुए थे। तो सब बड़े हैरान हो रहे थे वहाँ पे कि वो सोच नहीं सकते थे कि बच्चा साइटेड नहीं हो तो भी वही सारी चीज़ें कर सकता है। दे आर डूइंग दैट। ये बच्चे पेरेंट्स उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और उनको भेजेंगे आगे, जब भी वो कोई काम करेंगे। अगर उनको लेके बैठे रहेंगे, अब बहुत से बच्चे ऐसे भी आए हमारे पास कि उनके पेरेंट्स ने उनको कभी घर से निकाला नहीं, 13-14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, उन्होंने कहा भी बाहर जाएगा तो ये गिर जाएगा, और गिर जाएगा इस डर से उन्होंने उसको बाहर ही नहीं निकाला। उनकी चलने की सलाहियत जो है ना, मतलब वो तो टांगे तो उनकी सही थी ना, अगर आंखें ख़राब थी वो भी ख़राब हो गई, तो उनको चलने में भी, मोबिलिटी में भी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर जब हमारे पास आए तो उनको मोबिलिटी की भी एक्सरसाइजेस करवाई उनको, फिर उनकी जो है चलना उनका बेहतर हुआ। उनकी मुख्तलिफ टेस्ट यहाँ पे होते हैं, उनके IQ टेस्ट भी करवाते हैं ताकि ये पता चले कि उनको मेंटली कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें करवा के फिर वो बेहतर हुए हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ों में वो और आगे आ गए। आम जो अपने घर के दूसरे बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा आगे आ गए। हमें आपके पास जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो हमारे माशरे में जो एक माहौल है, बच्चों को बहुत
हकारत की नज़र से देखा जाता है, तस्दीक का निशाना बनाया जाता है, तो बच्चे सारे वो एहसासात के साथ यहाँ पर आते हैं, डरे हुए, खौफज़दा। ज़्यादातर की तादाद ऐसी ही है या नहीं? यहाँ पे जो बच्चे जब यहाँ आने से पहले जो भी हालात वो फेस करते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ आके कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने अगर पार्शली साइड है या उसको हार्ड ऑफ हियरिंग है, थोड़ी बहुत उसको आवाज़ आती है, पूरी तरह नहीं आती, उन्होंने उसको रेगुलर स्कूल में करवा दिया, वो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आ जाता है तो वो समझता है कि अब सारे बच्चे जो हैं एक से होते हैं, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो यहाँ पे एडजस्ट भी हो जाता है और यहाँ पे उन्हीं बच्चों के साथ उसी तरीके से काम करता है। फिर वो सीखने में भी उसके जो फोकस होता है बुलिंग पे नहीं होता कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा या कुछ करेगा, उसका फोकस फिर अपने काम पे होता है, फिर वो काम जल्दी सीखता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी, और जो उसकी पढ़ाई है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बहुत दुखी किया हो, रंजीदा कर दिया हो? वैसे तो बहुत से होंगे, लेकिन कोई यहाँ जब से मैं आई हूँ ना, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे आप जिस बच्चे को देखें उसकी अलग अलग कहानी, हर बच्चे के साथ एक कहानी होती है। बच्चे जो हैं मतलब उनके पेरेंट्स भी उनको ऑन नहीं करते, वो मतलब ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ पे जब दे के चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो है इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ पे रह जाए या कहीं पे भी रह जाए हमारे घर पे, वो उसके ऊपर कुछ खर्च करना भी उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ के वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो पेरेंट्स खुद हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चे ने कैसे ये सब कुछ कर लिया जिसको हम समझ रहे थे कि कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब हर बच्चे की यहाँ पे अलग अलग कहानी है। हमारे बच्चा जो उससे आया हुआ है, गिलगित से आया हुआ है, उसकी आंख पे बॉल लग गई, वो पहले वो साइटेड था, बिल्कुल सही था, और आंख पे बॉल लगने की वजह से उसका लेंस गिरा, जिसकी वजह से वो उसको बाद में नज़र नहीं आता पूरी तरह, दूसरी आंख से भी थोड़ा कम नज़र आता है अब उसको। हालांकि इतना टैलेंटेड बच्चा है, वो हर चीज़ में आगे होता है, और यानी कि जिम्नास्टिक में भी है, स्विमिंग में भी है, शायर भी है, और नात ख़्वां बहुत अच्छा है, मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, हमारे साथ हॉस्टल में यहीं पे हमारे हॉस्टल में ही रहता है। तो मैं यही देखती हूँ कि जितने बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे, हर बच्चे के पीछे एक अलग स्टोरी है, उनकी कोई ना कोई उनकी एक तकलीफ़ है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वो अपने सारे दोस्तों के साथ बहुत मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। अच्छा, अपने तजर्बात की रोशनी में बताएंगे क्या वजह है कि बाज़ स्पेशल बच्चे आम बच्चों से मुख्तलिफ मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, डिपेंड या बहुत ज़हीन होते हैं, जैसे आपने बताया कि वो आम बच्चों के मुकाबले में खासे ज़हीन हो जाते हैं। उनकी ये समझे कि एक आम बच्चे को आप देखती हैं कि उसको अगर हिफ्स के लिए आप भेजती हैं, कितनी सारी उसको मेहनत दरकार होती है, बहुत, यानी जबकि वो साइटेड होता है, देख भी सकता है, फिर भी हिफ्स में इतना टाइम लगाता है। और ये बच्चे जो हैं साइटेड नहीं होते, सिर्फ इनकी हेयरिंग होती है अपनी, सिर्फ लिसनिंग की बुनियाद पे ये पूरा कुरान शरीफ हिफ्स कर लेते हैं। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ हाफिज़ हैं, तो वो उन लोगों से तेज़ इसलिए कि उनका फोकस जो उनके सेंसेस हैं उनके ऊपर होता है, जो नहीं होता वो उसको नहीं सोचते। और ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल है इन बच्चों का, जो हम जैसे मतलब एक नाशुक्री दुनिया है, तो उसमें यही होता है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके मुतालिक सोचते रहते हैं, और ये बच्चे जो उनके पास है उसके ऊपर फोकस करते हैं। नहीं, अगर इनके पास आंखें नहीं हैं तो ये अपने कानों की सलाहियत जो है उसके ऊपर तो पूरा उनका फोकस होता है, और वो उससे जो सुनते हैं उसको लर्न करते हैं, और उसकी बुनियाद पे आगे इम्तहान देते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरा बच्चा जो है उसको भी इतनी ही सुनने की सलाहियत मिली हुई है, लेकिन वो क्योंकि उसको आंखें भी मिली हुई है, उसको दुनिया में दिख रही है, दूसरी चीज़ें दिख रही हैं, उसका फोकस उधर चला जाता है, डाइवर्ट हो जाती है उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है उसकी, वो दूसरी चीज़ों में देखने लगता है, और फिर उसके बाद शायद वो सुनने पे इतनी तवज्जो नहीं देता जितनी ये बच्चे देते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इन बच्चों के पास एक सलाहियत है, मतलब अगर वो देख पा रहे हैं तो उसे वो उसी को फोकस करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो आम बच्चे हैं चूँकि उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो वो फिर इस वजह से देखिए, तो आम बच्चे भी जो होते हैं उनमें भी हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, जहानत का भी अलग अलग लेवल होता है हर एक का। लेकिन ये है कि किसी चीज़ को, क्योंकि इन लोगों के पास महदूद चीज़ें हैं ना, ये बहुत समझे कि मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो इनको जो मौका मिलता है वो ज़ाया नहीं करना चाहते,
इनके पास महदूद टाइम होता है कि अगर वालिदैन ने भेज दिया है और ये यहाँ पे आ गए हैं, अब ये पढ़ने का इनको मौका मिल गया है, तो वो एक मौका भी ज़ाया नहीं करना चाहते, फिर वो उसमें बहुत आगे निकलते हैं। और आम बच्चों के पास चांसेस होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको कवर भी दे रहे होते हैं, उनकी फ़ीसें भी अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, चांस मिल जाएगा। ये अपने हर चांस को अवेल करते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किताबें लिखी, तो बहैसियत अदीब बच्चों से मुतल्लिक़ क्या आपने कुछ चीज़ें शेयर करें कि क्या वालिदैन को करना चाहिए, तरबियत में क्या वो ज़रूरी है? आजकल के आप बच्चे और बहुत पहले के बच्चे देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आज के बच्चे के पास हर तरह की आपको सहूलत मिलेगी, लेकिन वो अदब एहतराम से आपको आरी नज़र आएंगे, जबकि माजी में अगर देखते हैं हम तो वहाँ पे बहुत कम चीज़ें होती थी, लेकिन मैं छोटे बड़ों का अदब भी था और वो बहुत सी चीज़ों पे फोकस करके भी चलते थे, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों पर उनका ध्यान भी नहीं होता था। तो इस हवाले से आप क्या वो करेंगे? जो पहली जो दर्सगाह होती है, मतलब माँ की गोद होती है ना, और जो माँ की गोद है उसमें जो बच्चे को तरबियत दी जाती थी, जो आज से जो पहले की माएँ होती थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन ये कि वो बच्चे की एक एक चीज़ पे नज़र रखती थी। आज की माँ जो है उसके पास भी इतना टाइम नहीं है, वो भी जो है कहीं ना कहीं बिज़ी है अपनी नौकरी में, अपने दूसरे कामों में, और वो भी शायद बच्चे को इतना फोकस नहीं करती, इतनी तवज्जो नहीं देती जैसे कि पहले माएँ देती थी। और उस लेवल की अगर वो जो पहली दर्जगाह है उसमें ही अगर थोड़ी लैगिंग हो जाए, तो फिर उसके बाद आगे बच्चे जो हैं डिपेंड्स कि उनको कैसे टीचर्स मिले या कैसा स्कूल मिला, और उस सब के अलावा माहौल जो है उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जो पहले तो ये होता था कि बच्चों को कहती थी माएँ कि भाई बाहर जाएगा, किसी गलत सोबत में पड़ गया तो जो है मुश्किल होगी। अब तो गलत सोबत ही घर में आ गई है, यानी एक मोबाइल है, वो दुनिया की सारी चीज़ें जो है बच्चे को दिखा रहा है। हाँ, और उसके ऊपर जो है कोई मतलब मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स दे डोंट नो कि उसके ऊपर चेक कैसे लगा है, पेरेंटल चेक क्या है, उनको ये नहीं पता है। जब उनको खुद नहीं पता है, फिर माँ बाप बहन भाई सब बैठे हुए ड्रामे फिल्में सब कुछ देख रहे हैं, तो वो बच्चा भी तो देख रहा है ना, ही इज़ ग्रास्पिंग दैट। फिर वो आगे जाके वही रवैया, वही बिहेवियर जो है वो वापस हमें देता है, उसी माशरे को देता है जिस माशरे से उसने चीज़ें ली हैं। अब उसको बुराई सीखने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में सब कुछ मिल रहा है, एक छोटे से मोबाइल में मिल रहा है। अब तो टीवी भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये होता था कि माएँ जो है पहले जो है माएँ ये करती थी कि टीवी पैक कर दो, इम्तहान हो रहे हैं। अब तो कुछ पैकिंग भी नहीं हो सकती, मोबाइल भी अम्मा के हाथ में रहेगा तो हर वक्त बच्चे के पास मौजूद रहता है। तो ये है कि बहुत सी चीज़ों में माहौल में फ़र्क आ गया है, लेकिन अभी भी जो पेरेंटल चेक जहाँ पे है, जहाँ के पेरेंट्स हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनके बच्चे भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो दिस इज़ यानी कि जो गिव एंड टेक है, जो आपने दिया है वही आपके पास पलट के वापस आएगा। और मेरे ख्याल सबसे मेन जो चीज़ होती है, सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को वॉच करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, फिर हमारी जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने जो चीज़ें सीखी हैं, जो हमारी सुन्नत है, वो सारी चीज़ें तो हमने बिल्कुल उसको साइड पे कर दिया। अभी हम ये बच्चों को ये सिखाने में लग जाते हैं कि इसको फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, इसको फ्लुएंट इसमें होना चाहिए, इसको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लेकिन जो अपनी सुन्नतें, जो अपनी चीज़ें हैं, वो तो हमने सिखाना ही बंद कर दिया उनको। तो मेन टीचिंग तो वो है ना, जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी के ज़रिए हमें दी, वो टीचिंग्स ही हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। तो मेन तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले पेरेंट्स को इसी चीज़ के पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपने घर की इस्लाह करें, अपने आप की हर शख्स इस्लाह करे, तो फिर अपने बच्चे की इस्लाह करेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मेरे ख्याल में तो अगर हम स्पेशल बच्चों के हवाले से आप पैगाम चाहती हैं, तो मेरा तो यही पैगाम है कि कोई भी अपने बच्चे को हाइड ना करे, छुपाए नहीं उसको, और उसको जो उसकी स्पेशलिटी है, जिस जगह पे, जिस इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट में उसको ज़रूर वाबस्ता करे, उसके साथ लेके जाए। क्योंकि हमारे पास भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स जो उनको छुपा के रखते हैं, उनको कहते हैं उनके लिए एक इट्स लाइक शेम फॉर देम कि भाई एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया। तो वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा बच्चा दिया है, तो उसमें भी कोई ना कोई खूबियाँ अल्लाह ताला ने रखी हैं, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हर बच्चा जो है एक पोशीदा ख़जाना है,
और उसको जो है इदारा एक्सप्लोर करता है अपने टीचर्स की, अपने टीम की मदद से एक्सप्लोर करता है और फिर वो निखरता है, संवरता है और माशरे का एक अच्छा फ़ाल कारकुन बनता है। तो अगर उनको अपने घरों में रखेंगे और उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, उनकी तालीम आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर वो बच्चे जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम बनेंगे, वो माशरे का फ़ाल कारकुन नहीं बन सकेंगे, माशरे के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो बेहतर ये है कि उनको उनके इदारों से वाबस्ता करें, उस जगह पे लेके जाएं जहाँ उनकी तालीम और तरबियत हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बहुत मुफीद बातें बताई और आप एक बहुत अच्छा उसमें काम कर रही हैं, नो डाउट। कोशिश है हमारी एक जो टीम है उसके साथ कि सारे लोग मिल के कोशिश यही करते हैं कि इन बच्चों के मफाद के लिए, इनकी बेहतरी के लिए काम हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इडारिया के कुछ 2-4 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, तो क्यों ना हम इनसे बात करें। जी, आप सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए, पहले आप करवाइएगा। जी, मेरा नाम समी ज़ैन है। आई एम इन सेकेंड ईयर क्लास हियर इडारी स्कूल। यस, और बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और आई एम हॉस्टलिस्ट एज वेल। सो I am the student of Urdu literature. I like Urdu literature. I am Urdu poet. आप उर्दू में बात कर रहे हैं ना? यस, उर्दू में बिल्कुल। मैं उर्दू शायरी लिखता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लिखी है, इंशाल्लाह आगे काम करता रहूँगा इस पर। आप वहाँ से यहाँ आए, यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान में पढ़ता था मैंने इब्तिदाई तालीम 5वीं जमात तक वहीं पर हासिल की मैंने। वहाँ से यहाँ आने का एक मकसद था कि वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन नहीं था ना, तो दैट्स वाई मतलब मुझे यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ इदारे में आया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखा गया, इस इदारे ने मुझे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ बनाया। कुछ भी नहीं जानता था, मुझे उर्दू भी नहीं आती थी और अंग्रेज़ी दूर की बात है। तो मैंने जो सीखा, जो कुछ सीखा, हर चीज़ इदारे ने दे दिया। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग यहाँ से मिली मुझे। और मार्शल आर्ट जानते हैं? जी, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में मेरे टीचर हैं यहाँ पर सर मुनव्वर अली, उनसे मैं सीखता हूँ। और बाकी जो है दूसरे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। बाकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम इदारे की जो ना उस पर प्लेटफॉर्म से मैं खेलता हूँ। आगे ये क्या इरादा है? आगे का इरादा यही है कि पहले इंशाल्लाह जो ना उर्दू में BS उर्दू कर लूँगा और देन इसी में उर्दू में फिर PhD कर लेंगे। CSS का बहुत इरादा है कि इंशाल्लाह CSS में इंशाल्लाह। आपके अपने इलाके में बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि आप उनके लिए वहाँ पे कुछ करें? जी, बहुत ज़्यादा। मेरा इरादा भी इन फ्यूचर मेरा इरादा भी यही है कि इंशाल्लाह मैं मुस्तक़बिल में अगर खुदा ने मुझे कोई मनसब दिया तो मुस्तक़बिल में सबसे पहला मेरा काम होगा कि वहाँ के उनके लिए एक इंस्टीट्यूट खोल दूँ। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पेशल बच्चे हैं जो एजुकेशन से महरूम है अभी। आपको वालिदैन याद नहीं आते या यहाँ की मोहब्बत इतनी मिली है कि वो ज़ाहिर है वालिदैन किसको याद नहीं आते होंगे, आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो बस इसी प्रोसेस को लिए चल रहे हैं और याद आते बस साल में एक मरतबा जो है ना छुट्टी में सब वेकेशंस में हम अपने घर चले जाते हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं। याद तो बहुत आते हैं वो। अच्छा, हॉस्टल में क्या वो है, आराम से रह लेते हैं, कोई मसला वसला तो नहीं होता? हॉस्टल माशरा से हमारा अक्सर बच्चों का हॉस्टल का खाना नहीं इतना अच्छा लगता। असल में जो ना मेरी जो है नेचुरली मेरे अंदर एक आदत है कि मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं होता कि खाना कैसा है। लेकिन हॉस्टल में हमारा हॉस्टल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपेंसिव है, खाना वगैरह सब कुछ माशाल्लाह से बहुत, हर चीज़ जो है बहुत उम्दा तरीके से हमें मतलब मेरे साथ मिलती है। अच्छा, और अस्मा आप बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम अस्मा है और मैं भी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं कराची में ही रहती हूँ। एंड आई हैव बीन टू दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम पास्ट 6 years। सो ये मेरे लिए मेरे सेकंड होम की तरह डेफिनेटली, ना सिर्फ नॉलेज बल्कि आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स। एकेडमिक्स के अलावा आई ग्रूम्ड माई पर्सनैलिटी और मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली IDRU में ही। तो मेरा जो है वो लाइक academics के अलावा इन co-cals I do debates and speeches, I play sports as well। मैं जो है वो like I'm gold medalist in archeries। और उसके अलावा जो है वो I perform plays on several platforms like Arts Council and
Karachi club, and in front of the Pakistan's president, they came to our school as well. अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ और क्या बताना चाहेंगे, या क्या आप दूसरे बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? Message I just want to give to all that never give up and focus on your goals, be focused, be concentrated. And IDDU के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि this is an institution which is turning disabilities into abilities. और आपके जो fears हैं या जो आपकी personality है उसमें से सारे fears ख़त्म करके आपको एक अच्छी groomed personality आपकी हो जाती है when you interact with the students जो आप पहले से पढ़ रहे होते हैं, and when you interact with the teachers. सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. एंड फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की, एंड एज यू ऑब्जर्व के हॉस्टल की फैसिलिटी है, यूनिफॉर्म्स, बुक्स एंड ऑल दैट. सो और इसके अलावा जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डेफिनेटली अवेल कर ही सकते हैं. लास्ट ईयर हम लोग ने जो है वो TPL ट्रैकर्स में इंटर्नशिप की थी 2 मंथ्स का. उसके अलावा भी जो है हम लोग कराची बोट क्लब जा रहे हैं टू लर्न द इंडोर रोइंग. और लास्ट मंथ हमने एक इंडोर रिगाटा में भी पार्टिसिपेट किया था. और उसके अलावा वी पार्टिसिपेटेड इन सेवरल MUNs एज वेल. फ्रॉम द एक MUN वाज फ्रॉम द लम्स और एक वाज फ्रॉम द हमदर्द यूनिवर्सिटी जिसमें आई गॉट द अवार्ड ऑफ ऑनरेबल मेंशन. माशाल्लाह. मुस्तकबिल में ख़ुद को कहाँ देख रही हैं आप? मुस्तकबिल में मेरा जो एम है टू बी मोर ग्रूम एंड टू बी मोर स्किलफुल पर्सन. और मैं जो है वो खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ फ़िलहाल कि मैंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, आगे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है. तो कभी मेरा माइंडसेट लिटरेचर की तरफ जाता है, कभी आई थिंक कि साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए. तो आई एम एक्सप्लोरिंग माई इंटरेस्ट कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए. बहन भाइयों से कैसे रिलेशन है? बहुत अच्छा है. एवरीवन इज़ क्योंकि जब हम लोग किसी ओकेजन पे या कहीं बाहर जाते हैं तो आई सी फ्रॉम देयर आइज़. मेरी मामा है या मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ते की ये सारी हर्डल्स गाइड कर रहे होते हैं. और साथ साथ मतलब वो खुद भी देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं. और जितना भी कुछ बाहर हो रहा होता है वो मुझे बता भी रहे होते हैं. मतलब मेरे लिए एक एनवायरनमेंट रीडर का काम कर रहे होते हैं, आई कैन से. तो कभी कोई छोटा सा एहसास हुआ दिल में? समटाइम्स, क्योंकि आप इस दुनिया में रहते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं आप, इंटरेक्शन होता है आपका. तो समटाइम्स हाँ, यू फील के यू आर लैकिंग इन समथिंग. लेकिन जब आप क्योंकि ये तो रियलिटी है, हम एक चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं है. लेकिन जब आप खुद ऑब्जर्व करते हो खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को, उन ऑल्टरनेटिव्स को देखते हो जो आपके पास हैं, और आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि जिनके पास आई साइट है बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, दे आर नॉट वेरी ग्रूम. तो आई थिंक जब आपको अपनी पर्सनैलिटी के उन ऑल्टरनेटिव्स को देखते हो तो you should thanks to God. चलिए, बहुत शुक्रिया अस्मा और समिया आप दोनों का. ये बच्चे जो हैं ये कोई माजूर नहीं है, ना ये किसी सलाहियत से महरूम है, बल्कि ये दूसरे बच्चों से ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं. ये इस अदारे का कमाल है, बल्कि इस अदारे की खासियत है जो इन बच्चों को इतना आगे लेके जा रही है. और मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आप अपने आसपास कोई ऐसे बच्चे देखते हैं तो उन्हें ज़ाया ना करें. अगर आपकी अपनी औलाद ऐसी है तो खुदा के लिए उन्हें ज़ाया ना करें, उन्हें यहाँ लेकर आएँ ताकि वो यहाँ से आगे बढ़ें, ख़ुद को पहचानें और ख़ुद पर एतमाद हासिल करें. शुक्रिया.